दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी के स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में आज लगभग आधे परसेंट की गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो है कि बाजार में आज ज़बरदस्त गिरावट है। लेकिन आईआरएफसी का स्टॉक जो इस समय 100 रुपीज़ से नीचे है, जिसका ये जो हाई बना हुआ 229 का। अब आईआरएफसी एक ऐसी कंपनी है जिसका खर्च बहुत ही कम है। मार्केट में ऐसी बहुत कम कंपनियां होती है, वो भी लार्ज कैप में शामिल कंपनी, जिसका खर्च आप देखिए मामूली सा है। कंपनी का रिवेन्यू कई हज़ारों करोड़ में है, लेकिन जो खर्च कंपनी करती है वो 40-50 करोड़ के आसपास करती है। ऐसे में जीरो एनपीए वाली ये कंपनी क्या आने वाले समय में बेहतर कर सकती है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है, उसको समझेंगे और कंपनी के आने वाली में फाइनेंशियल सेहत को भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात हुई 88.05 पर आप देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली 0.51% की गिरावट के साथ। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद हल्की सी तेजी बनी, 88.52 तक स्टॉक गया। फिर यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली और जिसकी वजह से 87.87 का लो बना है। स्टॉक अगर आप देखें तो अभी फिलहाल अपने 52 वीक के लो के आसपास है, जो 86 का बना हुआ है। तो इस समय रेलवे के शेयर दबाव में है। अब पिछले 2 सालों में कोई खास तेजी नहीं बनी और ओएफएस लाया गया था, उससे भी नीचे स्टॉक है। पर आने वाला समय जैसे खरीदारी का एक मौका कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव संबंध है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आएगी अगर आप पूरा देखेंगे तो। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 3 मंथ का जो हाई है 105 है, स्टॉक उससे भी काफ़ी नीचे आ गया है। जबकि इसका 1 ईयर का हाई 137 का है। स्टॉक लगातार नीचे आया है। 3 ईयर का हाई 229 का, यही इसका ऑल टाइम हाई भी है। तो 229 तक गया था स्टॉक, फिर काफ़ी नीचे आया। अब 3 मंथ का जो लो बना वो 86 का है, ये इसका 1 ईयर का लो है। अभी रिसेंटली इसने 86 का लो बनाया। वैसे 3 ईयर का लो इसका 44.85 का है, जहाँ से स्टॉक अभी भी बेहतर आपको दिखाई देगा। और 5 ईयर का लो तो मात्र 19.30। अब कोविड काल के समय ये देखिए, इसका आईपीओ आने के बाद जब इसने बेहतर नहीं किया, काफ़ी समय कमजोरी के साथ रहा। 25 के आसपास का आईपीओ, लेकिन 19 तक गया। 19 से ये 229 हुआ, लेकिन अब यहाँ से फिर उम्मीद जगी है कि ये स्टॉक बेहतर करे। तो इस बात है कि Q1 में कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। कंपनी का जो रेवेन्यू अगर आप देखें तो इसमें 10 ईयर की देखिए 10% की वजह से जंप देखने को मिली, जो 1970 करोड़ तक पहुंचा। नेट प्रॉफिट 1030 करोड़ तक पहुंचा। तो प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही अच्छा बढ़ा। अब एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका 4.85 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो गाइडेंस 5 लाख करोड़ के आसपास के उसके ईयर एंड तक बिल्कुल पहुंच जाएगा। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर देखें तो यहाँ पे 1.60% से 1.65% के आसपास रहा है। आप क्लियरली समझ सकते हो कि बिजनेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है और अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब आईआरएफसी ने अपना 2.0 शुरू कर दिया है, बिजनेस डाइवर्सिफाई कर दिया है। सिर्फ रेलवे तक सीमित कंपनी नहीं है, अब मेट्रो प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यहाँ तक कि जो पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट, रिजर्वेज के प्रोजेक्ट तक कंपनी पहुँच चुकी है। यानी अब इसका बिजनेस मॉडल बढ़ रहा है और आने वाले समय कंपनी के सेहत में सुधार की संभावना दी है। फिलहाल गवर्नमेंट ने अपना स्टेक भी बेचा है और आने वाले समय स्टेक और बेचा जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इन्होंने 4% की अपनी होल्डिंग बेची है। 86 है, अभी भी 82% के आसपास है। परंतु ये जो होल्डिंग है इसको 75% पे लाना होगा सेबी रूल्स के तहत। तो थोड़े समय बाद इसमें ओएफएस फिर आता हुआ दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि लोग थोड़े से दबाव में रहते हैं, खरीदारी में थोड़ी संकोच करते हैं कि फिर ओएफएस आएगा। अब यहाँ पे देखिए तो कुछ बड़े प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जिसका फ़ायदा यहाँ पे डेफिनेटली आईआरएफसी को उठाएगा, क्योंकि आईआरएफसी ही रेलवे कंपनी को फंड प्रोवाइड करते हैं। तो अब देख सकते हो कि नेक्स्ट जनरेशन की स्लीपर ट्रेन वंदे भारत ट्रेन आ रही है, एक के बाद एक बहुत सारी नई आएगी। और न्यू सेमी हाई स्पीड रूट पे जो चलने वाली जो स्लीपर होगी, लॉन्ग रूट के लिए बनाई गई है। तो 220 किलोमीटर के ऊपर की जो है वो स्लीपर ट्रेनें शुरू की जा रही है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। आरबीएनएल और रसिया की कंपनी मिलकर वंदे भारत बना रही है, अब स्लीपर होगी। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, इस तरह से जो बड़े बड़े आप देखें मेट्रो सिटीज है वहाँ पे हाई स्पीड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसपे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा देखें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, ऐसे इंडस्ट्रियल जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हो उसको पहुँचाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर भी बन रहे हैं। तो इसमें भी बड़ा निवेश आने वाले समय होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडियन रेलवे यहाँ पे करीब 1.8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं आने वाले समय, प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेके, यानी पीपीपी मॉडल के साथ ये किया जा रहा है।
तो इंडियन रेलवे अब प्राइवेट प्लेयर को भी साथ में जुड़ना चाहता है। करीब 54 प्रोजेक्ट है, करीब 1.8 लाख करोड़ रुपीज़ के, और ये जो प्रोजेक्ट है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से कंप्लीट करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें देखिए प्राइवेट कंपनियों को भी जोड़ा है सरकारी कंपनियों के साथ में, जिससे आसानी से और सही तरीके से काम हो, इन्वेस्टमेंट की भी प्रॉब्लम ना हो। तो रेलवे अभी फिलहाल आप देखें तो इसी को पीपीपी मॉडल के साथ आगे बढ़ने की तैयारी करें। बहुत सारे रेलवे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए जा रहे हैं। यहाँ पे करीब 18 प्रोजेक्ट है जो 16,686 करोड़ रुपीज़ के, वो पीपीपी मॉडल से ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और 16,632 करोड़ के 62 करोड़ के प्रोजेक्ट है वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, आने वाले समय वो कंप्लीट होंगे। और यहाँ पे देखिए बहुत सारी नए प्रोजेक्ट शुरू भी होंगे, जिसमें मणिपुर थर्ड लाइन का प्रोजेक्ट है इटारसी का। इसके अलावा देखिए हरिदासपुर बिजनागम का एक फोर्ट का भी आप देखिए प्रोजेक्ट है, जो 4th लाइन प्रोजेक्ट होगा 8,321 किलोमीटर का, ये प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। यानी आने वाले समय अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम IRFC की रेटिंग की बात करें तो कंपनी को दमदार रेटिंग मिली है, जिसमें ग्लोबल रेटिंग की बात करें तो आप देखिए इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग की रेटिंग अच्छी है। फिच रेटिंग की तरफ से इनको BBB- की रेटिंग दी गई है, स्टेबल आउटलुक रखा गया है। तो इससे एक बात समझ में आता है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बैक सपोर्ट है। इसमें आप देखिए सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, किसी भी प्रकार के डिफ़ॉल्ट होने की संभावना है, क्योंकि सारी गारंटी सरकार लेती है। S&P ग्लोबल रेटिंग की तरफ से भी BBB- की रेटिंग दी गई है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी जिस तरह से तेज़ी से अपना बिज़नेस बढ़ा रही है, रेटिंग अच्छी मिल रही है। यहाँ तक कि ग्लोबल रेटिंग तो बहुत ही दमदार है, और डोमेस्टिक रेटिंग का तो कहना ही क्या। तो हम डोमेस्टिक रेटिंग की बात कर ले तो क्रिसिल की तरफ से AAA स्टेबल आउटलुक के साथ रेटिंग दी गई है, और लॉन्ग टर्म रेटिंग और शॉर्ट टर्म जो डेट है उसकी रेटिंग भी क्रिसिल की A1+ की रेटिंग है, यानी बहुत ही बेहतरीन हाई क्वालिटी की रेटिंग। इकरा लिमिटेड की तरफ से देखें तो AAA की रेटिंग और साथ में स्टेबल आउटलुक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग के ऊपर A1+ की रेटिंग दी है इकरा ने भी। यानी देख सकते हो रेटिंग लगभग एक जैसी है क्रिसिल और इकरा की। अब केयर एज रेटिंग की बात करो, इन्होंने भी AAA रेटिंग दी है स्टेबल आउटलुक के साथ, और केयर A1+ की रेटिंग है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम के भी। अब ये तीनों रेटिंग एजेंसियों ने लगभग एक जैसी रेटिंग दी है। ये साबित करता है कि कंपनी फंडामेंटली मजबूत है। तो इस सुरक्षा की गारंटी इसलिए है क्योंकि ये बाजार से बॉन्ड के माध्यम से फंड रेज करते हैं और रेलवे को प्रोवाइड करते हैं। पूरी तरह से सुरक्षित है इनका रेट, और जीरो एसेट रिस्क है। आप देखिए NPA बिल्कुल नहीं है। तो पूरी जो इंटायर एसेट है वो लीजिंग मॉडल के हिसाब से दी जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से इसका सहयोग रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डाइवर्सिफाइड किया बिजनेस को आप देखिए तो अलग, आप देखिए टॉप टियर रेटिंग के हिसाब से इसको लो कॉस्ट कैपिटल पे दिया जाता है, काफ़ी कम इंटरेस्ट पे ये जो लोन देते हैं, जिसकी वजह से कोई चिंता की बात नहीं। ये सारा मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब देखिए कि चेयरमैन ने जो अपनी तरफ से विजन रखा वो बहुत ही ज़बरदस्त है। IRFC 2.0 की जो स्ट्रेटेजी है उसके तहत एक आप देखिए अब आने वाले जो सिंगल क्लाइंट जो मॉडल है रेलवे का, उसको छोड़ के कंपनी अपना बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फैला रही है। तो नवरत्न पब्लिक की एक कंपनी जो उसको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है, इसका जो बिजनेस साइज है वो 3 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य 2030 तक, काफ़ी बड़े विजन के साथ, और इसीलिए इन्होंने बहुत सारे सेक्टर में एंट्री भी कर ली है। यानी IRFC का विज़न काफ़ी पॉजिटिव और मजबूत दिखाई दे रहा है। तो अभी मेट्रो रेल RRTS के प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पोर्ट्स के प्रोजेक्ट कंपनी कर रही है, हर तरह के लॉजिस्टिक पार्क बना रही है, हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा देखें तो बहुत सारे कमर्शियल और पैसेंजर पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से प्रोजेक्ट यानी PPP मॉडल के ऊपर कंपनी काम कर रही है। बिजनेस को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी इन्होंने MOU और पार्टनरशिप की, जिसमें आप देखें DMRC, MMRDA, RITES, JNPT और VOCPA, इन्हीं अलग अलग कंपनियों से बहुत सारी पार्टनरशिप की है, जिससे उम्मीद है कि आने वाले समय IRFC का धमाका कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।